प्रॉब्लम आ सकती है ये सब चीज़ों के लिए। तो मैं वो टाइम पे बहुत मुश्किल था एफर्ट करना मोटरसाइकिल बूट्स जो प्रॉपर होते हैं। तो हम लोग सब जने आर्मी बूट्स यूज़ करते थे। पीछे से कोई गाड़ी नहीं है, बोला है क्या आखिर, ये बोलते नहीं ये थोड़ा वो टाइप की रोड है। मैं बोला किस टाइप की रोड है भैया? बोलते नहीं यहाँ थोड़ा वो ना लोग को बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इसके लिए इधर लोग पसंद नहीं करते आना। तो मैं बोला आप खुल के बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। बोला 10-20 रुपए जो है उनको मैं दिया। वाला भैया जो है आप क्लियरली बोल। मैं रेगुलर एक्टिव बंदा नहीं हूँ जिम में जाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। लेकिन आप जब लॉन्ग राइड करते हो तो आपका बैक बहुत स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, आपकी फिजिकल जो पूरी हेल्थ है, ताकि जब आप हाईवे पे जाते हो कहीं भी खाना खाना पड़ता है आपको, अगर कुछ मिल जाए, नहीं तो फिर आप प्रोटीन बार्स के सहारे हो। धुरंधर देख के तेरी याद आ गई वहाँ पर बोल के। और वो मोटरसाइकिल भी चलाता है सब मूवी में। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। हम इस पॉडकास्ट में ऐसे कॉन्वर्सेशंस लाते हैं जो सोच और जिंदगी बदल देते हैं। और आज का एपिसोड तो बहुत ही अलग है, रॉ है और बेहद एक्साइटिंग भी है, क्योंकि हम बात करने वाला है लाइफ ऑन द रोड, रियल स्टोरीज और राइडिंग के लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट की। और फ्रॉम हाईवेज टू हिडन फियर्स, मतलब ये एपिसोड फ्रीडम, फियर और रियल लाइफ लेसन्स का मिक्स है। और हमारे साथ आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में जुड़ा हुआ है राहुल सक्सेना जी। सो राहुल को हम वेलकम करेंगे। राहुल जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? एकदम जबरदस्त सर, बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मेरी भी जो स्टोरीज है बाइकिंग रिलेटेड उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। एब्सोल्युटली ये तो मेरा प्लेजर है। और इस मौके पे मैं भामा शिव कुमार जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए। और दोस्तों, भामा जी को हमने इसके पहले इंटरव्यू किए थे, उनका एपिसोड बहुत ही शानदार है। उनका लाइफ एडवेंचर, स्पेशली बाइकिंग स्टोरीज भी बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल था। वो एपिसोड अगर आपने अब तक क्यों नहीं किए तो जरूर चेक कीजिए। ऑल राइट, तो राहुल जी के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद में उनसे ही हम उनका एलिवेटर पिच जान लेंगे। मगर राहुल सक्सेना तो एक पैशनेट राइडर है। उन्होंने 19 साल से राइडिंग कर रहे हैं और वैंडरर्स बुलेटियर्स कम्युनिटी का जनरल सेक्रेटरी जैसा सर्व कर रहा है। और वो कॉर्पोरेट करियर और राइडिंग पैशन को बैलेंस करते हुए अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। और आज हम एक शानदार टॉपिक लाए हैं, हाईवे की कहानियां, डर और सीख। मगर इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले क्या करेंगे, हम राहुल जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। तो राहुल जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्द बोलूंगा और छोटे मोटे प्रश्न पूछूंगा एज पार्ट ऑफ फर्स्ट रैपिड फायर राउंड। और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। ओके? राइट, सर, लेट्स गो। आप नवीन जैसे एड्रेस कर सकते हैं। मैं अभी सर नहीं बनूंगा। राइट, तो राहुल जी, पहला शब्द आपके तरफ आ रहा है भविष्य। बहुत ही ज्यादा ब्राइट सपना। वर्ल्ड टूर मोटरसाइकिल पे। वाह 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 वाह। धन, जरूरत, जिंदगी, बहुमूल्य। वाह। और ग्रहांतरवासी यानी एलियंस होते हैं। और नेतृत्व, एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस। अमेजिंग। और आखिरी शब्द सफलता, सक्सेस। एक नशा। वाह मुझे नशा दिला रहे आप आपके रिस्पॉन्स से। थैंक यू नवीन जी। राइट, और 3 छोटे मोटे प्रश्न है। पहला सवाल आ रहा है जी, एक चीज जो आप राइड के बिना नहीं रखते, लाइक वन थिंग यू नेवर राइड विदाउट। हेलमेट। बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी के मैं कभी राइड नहीं करता, बीट लोकल या फिर लंबा। मेरा गट फील था कि आप यही जवाब देते हैं, राइट, समहाउ, बट मेरा इंट्यूशन सही चल रहा है। और पीस के लिए राइड या एडवेंचर के लिए? पीस भी एक अलग तरीके का एडवेंचर है, तो दोनों भी अगर वो ऑप्शन है तो मेरे पास चूज करने के लिए पीस सबसे पहले। शांति, सुख शांति सबकी जरूरी है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। राइट, गॉट इट। और आखिरी शब्द बाइकिंग, एक शब्द में कैसे डिफाइन करते हैं आप?
फ्रीडम है सबसे बड़ा आजादी। मेरे हिसाब से जी, आज़ादी। अमेजिंग अमेजिंग। और राहुल जी बहुत अच्छा लगा, ये पहला रैपिड फायर राउंड, एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है। और ओके फिर से हम आपको स्वागत करते हैं टीजीवी हिंदी में, और आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन। एंड बिफोर दैट दोस्तों, आप अगर देखें तो राहुल इज सिटिंग ऑन द टेरेस। हम पहले बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आउटडोर, वर्चुअल आउटडोर शूटिंग एंड ये मानसून सीजन पे, और हम रिस्क ले रहे हैं। स्पेशली राहुल इज टेकिंग दैट रिस्क। अगर बारिश हुआ तो विल इंटरप्ट एंड ही विल गेट इनटू द रूम। ओके, मैं हेड्स अप दे रहा हूं मैं आपको। और राहुल जी, आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए, आपका जीवन और करियर, और स्पेशली आप बाइकिंग से क्यों आकर्षित हुए, लाइक व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स बाइकिंग, उसके बारे में बताइए। जी सर, मैं यहाँ पर हैदराबाद में ही पला बड़ा हूँ, लोकल हैदराबादी, पक्का हैदराबादी, ओल्ड सिटी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। पूरा अच्छा। एजुकेशन और स्कूलिंग सब यहीं पर ही हुआ हैदराबाद में, कॉलेज और दोस्त बनाना वो सब। तो हुआ ये था कि बचपन से डैडी हम लोग को साउथ इंडिया टूर वो सब हम लोग मैटाडोर में घुमा करते थे। तो उस टाइम भी अच्छा। मैं देखता था थोड़े बहुत लोग बाइकर्स जो गाँव के बीच में होते हैं, हम लोग घूम रहे हैं मोटरसाइकिल ये मैटाडोर में पूरे फैमिली के साथ। एक रेड्डी अंकल रहते थे, उन्होंने ड्राइवर रहते थे। तो अभी भी मेरे बहुत यादें ताज़ा है, मैं, मेरी दोनों बहनें, मॉम और डैड और दादी। और अच्छा। पीछे हम लोग डिक्की में पड़े रहते थे, जो पीछे का स्पेस होता है। तो वहाँ से मैं देखता रहता था कि इतनी खूबसूरत, यानी बोलते हैं ना कि इंडिया जो सही इंडिया है वो अपने विलेजेस में है। तो मैं वहाँ से, मेरे को कनेक्टिविटी बहुत थी एकदम। और जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लाइसेंस वो सब आया, थोड़ी हिम्मत करके घर में झूठ बोल के मैंने हाईवे पे राइड करना चालू किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एक्चुअली। और वहाँ से मेरा अच्छा। प्यार जो है मोटरसाइकिल के लिए, हाईवे के लिए, और वो जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहते हैं लाइफ में, अच्छा। वो सब शेयर करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। अच्छा। और राहुल जी, बामा शिव कुमार जी ने बोला था कि आप उनका एक गाइडिंग वॉइस है बाइकिंग में, और आपका ओह। गाइडिंग वॉइस कौन है? मेरे गाइडिंग वाइज बाइकिंग कम्युनिटी में है ललित सर, जो कि हम लोग के वॉन्डरर्स क्लब के एक फाउंडर भी हैं। तो अच्छा। वॉन्डरर्स 2002 में शुरू हुआ है ये क्लब। तो 2002 में बाय द वे मैं स्कूल पास किया। तो उसके तो वहाँ से ये जो एक नॉर्मल बंदा था जिसको कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि हाईवे पे राइडिंग करना है तो क्या रिस्क है, क्या प्रिपरेशन वो सब करने का है। तो वहाँ पर ललित सर ने एक अनएजुकेटेड समझ लीजिए, जो हाईवे के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन रहते हैं, वैसे एक बंदे को उठा के उन्होंने एक मोल्ड किया, जो मैं आज कुछ हूँ मोटरसाइकिल कम्युनिटी में। उसका पूरा क्रेडिट मेरी गाइडिंग वॉइस है ललित सर। अच्छी बात। और आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मतलब आपके इस सफर में सबसे ऊपर से कौन से 3 चीजें जिस वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट, मम्मी डैडी का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब फैमिली से ही आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना, जो एडवेंचर सीकिंग करते हैं यंग लोग एक टाइम पे। वो सबसे पहले मम्मी डैडी है, दूसरे हैं जैसे मैं बताया आपको ललित सर, और थर्ड है मेरे को जो लगता है जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी में होना चाहिए टू सीक एडवेंचर। जब तक वो खुद ही नहीं समझता कि वो क्या चाहता है ज़िंदगी में, और तब तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। या फिर सब लोग दोस्त मिलके है ना शाम में कहीं पार्टी कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, लेकिन मैं अकेला ही खुद हूँ जो एक मोटरसाइकिल राइड पर जा रहा हूँ। भले ही मैं अनंतगिरी हिल्स या श्रीसलम जो कि पास में है वहाँ पर जाता था, वो एंजॉय करने के लिए, वो फील एंजॉय करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए एकदम सही थी। अच्छा। और आपने 19 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, 19 साल से राइडिंग कर रहे हैं। ये राइडिंग ने आपको एक इंसान के रूप में कैसे बदला? सबसे पहले तो नवीन जी, ये एक डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाती है इंसान के रूप में। और दूसरी है प्लानिंग। कोई भी राइड, अगर आप लंबी राइड कर रहे हो या फिर शॉर्ट राइड कर रहे हो क्लब बेसिस के ऊपर या फिर सोलो, आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो प्लानिंग आपकी एकदम सटीक रहनी चाहिए। इनकेस अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, उसके लिए आपको बैकअप प्लान रहना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका खराब है, जो कि अपन इंडियंस बहुत थोड़ा, और हैदराबादी खासकर वी आर अ लिटिल लेजी, तो हाँ ठीक है आएंगे, अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसा चलता है। वो 5 मिनट 1 घंटा रहता है, तो वो सब नहीं चलता है यहाँ पे। आप अगर कहीं आपको पहुँचना है तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में आप एक स्किल की तरह इम्प्लाई करते हो। यानी
आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो ये चीज़ों के बारे में, एंड ऑटोमेटिकली ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो आपको अच्छा। समझ में भी नहीं आता कि ठीक है हम लोग ये सब चीज़ें नॉर्मली जैसा राइड पे करते हैं वैसा आपकी लाइफ भी वैसी हो गई है। तो अच्छा। ये 3-4 चीज़ें जो है वो मैं सोच रहा था कि आपके साथ में और व्यूअर्स के साथ में शेयर करूं। अच्छी बात। और बाइकर्स कहते हैं कि वंस ए बाइकर ऑलवेज ए बाइकर ना, क्यों कहते हैं ऐसा? एक बार बाइकर हमेशा बाइकर करते हैं। असल में होता क्या है, ये जो मोटरसाइकिल कम्युनिटी है बेसिकली, या मोटरसाइकिल है, जब आप हाईवे पे या उसको लॉन्ग डिस्टेंस चलाना शुरू करते हो तो आपको एक फ्रीडम का एहसास होता है। वो खुली हवा में आप मोटरसाइकिल चलाना, वो रोड के एक्सपीरियंसेस पूरे फील करना, और ये सब में होता क्या है, आपका जो माइंडसेट है, बहुत लोग जो लोग टेंशन में वो सब होते हैं वो लोग भी प्रिफर करते हैं कि बोलते हैं ना, लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट राइड एंड चिल। तो आपको ये बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देता है। इट्स लाइक अ थेरेपी। और जो ब्रदरहुड और कनेक्ट है इंडिया में या वर्ल्ड ओवर विद रिगार्ड्स टू और इन टर्म्स ऑफ बाइकर्स एंड मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी, वो आपको दूसरी जगह कहीं और डाइवर्ट होने नहीं देता। एक बार अगर आपको इसका चस्का लग जाए तो बहुत मुश्किल है फिर इससे बाहर निकलना। यूजुअली लोग, और मैं ये भी बता देता हूँ कि हम लोग जब क्लब में राइड करते हैं या फिर मैं कोई दोस्तों से मिलता हूँ, तो जब वो अनमैरिड होते हैं तो वो लोग रेगुलर रहते हैं एकदम राइड्स पे। एक बार शादी वादी होने के बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस आपकी भी पार्टनर जो है वो भी एडवेंचर फ्रीक है, उनको भी एडवेंचर करना पसंद है, आपके साथ में पिलियन राइडिंग मोटरसाइकिलिंग करना पसंद है। तो ये एक है। और हाँ, अपन जितनी भी सोच है और वंस अ बाइकर ऑलवेज अ बाइकर जो चीज़ है वो आपसे छूटती नहीं है। कितना भी आदमी बूढ़ा हो जाने दो या कुछ भी रहने दे, इवन आफ्टर ही ग्रोज ओल्ड, कहीं अगर पार्किंग में वो एक अच्छी एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखता है, या जो उसकी एक मनपसंद मोटरसाइकिल है, वो पक्का जाके उसके पास में उसको देखेगा, निहारेगा। और बाजू में से कोई एक मोटरसाइकिल जा रही है फास्ट एकदम जा रही है, तो वो पलट के पक्का जरूर देखेगा। मैं इतने दोस्तों से मिल चुका हूँ जो काफी सीनियर और सीजन राइडर्स है अपने इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी में। वो लोग का मैं उनसे पूछता हूँ ये सवाल, सर इतने साल हो गए आप फिर भी अभी तक मोटरसाइकिल, क्योंकि हेल्थ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आपको सपोर्ट करने के लिए, ये एडवेंचर सीख करने के लिए। तो वो लोग भी यही चीज़ बोलते हैं। और मैं पर्सनली ये फील करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक ओल्ड स्कूल हार्डकोर मोटरसाइकिलिस्ट हूँ, बाइकर हूँ। तो आप एक बार ये आपको लत लग जाए तो छुड़ाना बहुत मुश्किल। अमेजिंग। और आप एक ऐसी राइड स्टोरी बता सकते हैं कि जिसने आपकी सोच बदल दी है, जो अनफॉरगेटेबल राइड स्टोरी है? जरूर। मेरे बहुत सारे किस्से हैं बेसिकली, तो उसमें से मैं एक आपको एक इंटरेस्टिंग वाला किस्सा सुनाता हूँ नवीन जी। हुआ क्या था, मैं बहुत साल पहले 2011-12 के टाइम पे मेरी एक सोलो राइड थी। तो मैं छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा था एक्चुअली। तो घर में बताया नहीं था किसी को कि मैं राइड कर रहा हूँ, और ऐसे ही बोलते हैं ना कि 2-3 दिन के साथ में दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हैं। और थैंकफुली वो टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी उतनी, तो कोई वीडियो कॉल पे कॉल करके ये नहीं देख सकता था कि क्या है। आजकल बंदे जो जेंजी है वो लोग कैसा मैनेज कर रहे हैं मुझे नहीं पता ऐसा निकलना। तो हुआ क्या था कि जैसे ही मैं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के करीब यहाँ पर पहुंचा, उधर फॉरेस्ट था बीच में, और छत्तीसगढ़ इज हाईली डेंस। तो वहाँ पर जैसे मैं पहुंचा उधर एक बैरिकेड लगा हुआ है, और उधर फॉरेस्ट चेक पॉइंट था। तो वहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी ऑलरेडी लाइन में। तो मैंने क्या किया, मैं भी जाके वहाँ लाइन में लग गया। फिर बाजू में एक छोटा सा ढाबा था, तो मैं सोचा यहाँ ट्रैफिक पे वेट करने से अच्छा मैं वहाँ जाके बैठता हूँ थोड़ी देर। तो अक्सर ये बाइकिंग कम्युनिटी में बोला जाता है कि आप कैमोफ्लेज कपड़े जो होते हैं, आर्मी बूट्स होते हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है ये सब चीज़ों के लिए। तो मैं वो टाइम पे बहुत मुश्किल था एफर्ट करना मोटरसाइकिल बूट्स जो प्रॉपर होते हैं। तो हम लोग सब जने आर्मी बूट्स यूज करते थे, जो अलवाल से खरीदते थे हम लोग कैंट एरिया से। तो मैं आर्मी बूट्स पहन के था, और मैं यहाँ पर ढाबे पे जाके वहाँ पर बैठा। मैंने बोला कि भैया ये रश क्यों लगा हुआ है? बोले कि नहीं, वो थोड़ी देर में कॉन्वॉय के साथ में ये पूरा छोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्की रोड है, और एकदम वहाँ का रोड ट्रैफिक रोकेंगे और यहाँ पर जाने देंगे, वैसा है सिस्टम आने जाने का। तो उधर साइड में भी करीब एक 8-10 किलोमीटर के बाद में वहाँ पर एक और एक चेक पोस्ट होता है। तो वहाँ पर आपका एग्जिट हो जाता है कंप्लीटली। सामने एक कॉन्वॉय रहेगा पुलिस का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और पीछे एक कॉन्वॉय रहेगा। तो आप बीच में कहीं रुक नहीं सकते, ये सब करके मेरे को बोला गया था। तो मैं वहीं खटिए पे बैठे बैठे सोच रहा था कि ठीक है, अब ये तो है, और कितना टाइम लगेगा? बोले कि भैया एक करीबन एक 15-20 मिनट्स और लगेंगे।
तो मैंने चाय वाय पी और उसके बाद में मैं पूछा उसको कि यहाँ से एक और एक कोई रास्ता है क्या जाने के लिए आगे, गांव से भी रहेगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो बोला कि भैया किसी को बताना मत, थोड़ा यहाँ से लेफ्ट जाइए आप, थोड़ा ऑफ रोड करके वहां से फिर आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं टारमाक रोड। तो अपन भी एडवेंचर के एकदम बोलते हैं ना वो प्यास सी एडवेंचर की, मैं बोला ठीक है यहाँ क्यों रुकना है, होएगा क्या ज्यादा से ज्यादा, वहाँ आगे सब लोग पकड़ेंगे थोड़ा बहुत डराएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप, ये वो करके लास्ट में छोड़ देंगे। तो मैं वहां से निकल गया और मेरे वो टाइम पे मेरी जो मोटरसाइकिल थी वो एकदम मिलिट्री ग्रीन कलर में थी, ठीक है। अच्छा। तो मैं वहां से ऑफ रोड करते करते निकल गया, ठीक है ना, वापस टर्न आके रोड के ऊपर आ गया बैरिकेड बाईपास करके इलीगल। तो और जैसे मैं वहां पर जा रहा था मैं देखा कि सामने से एक बंदा आ रहा है साइकिल पे, और मैं बहुत स्लो जा रहा था एकदम नेचर एंजॉय करते हुए, और नो मैप्स नथिंग। वो टाइम पे तो कुछ नहीं था आपके पास में, आप किसी को पूछना है, और लैंग्वेज वाज अ वेरी बिग बैरियर रास्ता पूछने के लिए। जैसा अपना इंडिया इतना डाइवर्स है, आप स्टेट टू स्टेट चेंज करते हैं तो लिखने का तरीका जो होता है, लिपि और लैंग्वेज जो बोलने की भाषा है वो सब बदल जाती है एकदम। और हिंदी हर कोई बात नहीं करते, यू नो। तो मैं जा रहा था एकदम, वो बंदे ने मेरे को हाथ दिखाया और वो पूरा गमछा वमछा पहन के था। वो बोला किधर जा रहे हो? मैं बोला मैं आगे जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, राइड कर रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? मैं बोला मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। बोला कि ठीक है जाओ जाओ। और जैसे ही मैं वहां से 2-3 किलोमीटर आगे गया, मेरे को रोड पे एक 8-10 लोग थे, वो पूरे फेस कवर्ड। वो लोग ने आके मेरे को रोक लिया उधर, और जब तक भी गाड़ी साइड में उतार दिया एकदम रोड से, उतार दिया नीचे झाड़ियों की तरफ लेके जाके वहाँ गाड़ी रख दिया। मेरे को पकड़ के लेके गए वो लोग जंगल में। तो एक 15-20 मिनट चला है वैसे ही, ठीक है ना। तो उसके बाद में चलाने के बाद में अंदर एक जगह लेके आके बिठाए, बोले कि जो अपना पर्स वर्स होता है पूरा ये लोग ले लिए मेरा, लेके चेक करने लगे। बोले कि तुम आर्म फोर्सेस से हो क्या, या फिर तुम आर्मी से हो, या फिर ग्रे हाउंड से, या जो भी है। मैं बोला नहीं सर मैं तो नॉर्मल सिविलियन हूँ। आप मैं फुल डर गया था एकदम, एकदम नया नया था, मेरे को पता नहीं ये लोग कौन थे। तो सडनली वो लोग बोले कि पूरा चेकिंग वेकिंग करे। बोले कि मेरे को तुम ये आर्मी के बूट्स क्यों पहने? मैं बोला सर बहुत उतना पैसा है नहीं, या तो आप राइड में खर्चा करो या तो राइडिंग गियर पे खर्चा करो। तो 20-20, 25-25 हजार के जब राइडिंग बूट्स आते थे वो टाइम पे, आजकल तो बहुत अफोर्डेबल हो चुका है। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, मैं या तो पेट्रोल पे पैसे लगाऊं घूमने फिरने के लिए, या तो फिर ये सब चीजों पे खर्चा करूं। तो हम लोग सब बाइकर्स आर्मी बूट प्रीफर करते हैं, जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते। तो उतने में वो बोले कि ठीक है। और बाकी मेरा आईडी वाईडी देखने के बाद में वो लोग कंफर्म कर रहे थे एक्चुअली कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, ये वो लाइसेंस वाइसेंस पे देख के। उसके बाद में वो लोग बोले कि ठीक है यहाँ से आप एक 5 मिनट के बाद में यू टर्न मारना और एक ही डायरेक्शन में चलते जाना। इधर उधर जाओगे तो आपको फिर प्रॉब्लम है, आप भटक जाओगे जंगल में। और ये दिस वाज वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना। और मेरे को पलट के ठहरा के रखे वैसे, और बोला कि किसको कुछ नहीं बताना इसके बारे में। और मैं मेरे जो खास दोस्त है वो लोग को ये किस्से के बारे में पता है, क्लब में भी। और बहुत लोग से तो मैं शेयर करता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना डर जाते हैं लोग। तो उसके बाद में फिर मैं एक वही 10-15 मिनट्स की वॉक किया। मेरा सामान पूरा मेरे को वापस दे दिए। वहीं का वहीं चाय बनाए थे वो लोग, एक छोटे कप में मेरे को चाय भी पिलाए बिना दूध के, ब्लैक टी जिसको बोलते हैं। और वहां से मैं चलते चलते वापस गाड़ी के पास पहुंच गया। अब तो एक वो लेवल क्लियर हो गया था मेरा। अच्छा। वहां से जब मैं गाड़ी लेके वापस रोड पे चढ़ के गया तो एंड पॉइंट पे मेरे को वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक पॉइंट पे लोग रोक लिए कि ये कॉन्वॉय तो बहुत देर पहले चले गया था, तुम किधर से आए, कहाँ से आए, तुम इतना देर क्यों हुआ तुमको यहाँ पर रुकने के लिए, ये वो करके। तो मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा था, थोड़ा मैं वहाँ पर एडवेंचर सीकिंग के चलते मैं पीछे से निकल के आया मैं। तो बोले कि रास्ते में कोई आपको मिले क्या, ये वो करके। मैं बोला सर कोई नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। मैं हूँ अभी छत्तीसगढ़ में, तो क्या बोलूंगा, वो डर अपने को रहता, पता नहीं आगे कौन पकड़ ले फिर से अपने को। तो ऐसा ये सब बोला। तो वो लोग ने मेरा नाम पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया और बहुत डांट लगाई कि ये सब करने का नहीं, आपकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमको जवाब देना पड़ता है, मीडिया को या फिर आपकी फैमिली को या गवर्नमेंट को। तो ये सब एडवेंचर यहाँ मत करिए आप, जितना भी है छत्तीसगढ़ का एरिया है, बस्तर है, यहाँ पर ये सब एडवेंचर मत करिएगा। आप अपना अच्छा राइड करिएगा, कुछ भी कहीं प्रॉब्लम होता है तो हम लोग आपके लिए सेफ्टी के लिए या फिर हेल्प करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इससे ये मेरे को सबसे बड़ी सीख ये मिली, नेवर प्रिटेंड। और फिर कहीं जहाँ पर आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि अपनी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, उसको हमेशा फॉलो करना है। आप कितने भी एडवेंचरस हो,
आपको एडवेंचर सीकिंग के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज़ है, जो प्लेसेस है जहाँ पर आप जाके खुला जो ऑफ रोडिंग का आपको शौक है या फिर जंगल में घूमने का शौक है, कैंपिंग करने का शौक है, आप वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एरियाज में जहाँ पर थोड़ा रिस्क हाई है, वहाँ पर ये सब नहीं। और आर्मी का कैमोफ्लेज कपड़े वो सब कभी भी नहीं पहनना। बहुत सारे बाइकर लोग पहनते हैं, अपनी गाड़ी को ग्रीन पेंट करते हैं, आर्मी ग्रीन, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख मेरे को मिली थी और तब से मैंने गाड़ी का कलर भी चेंज करा लिया उसके बाद। हाँ जी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। और जी सर। राहुल जी, हाईवे पे कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था क्या आपको? क्योंकि लोग बताते हैं कि यू कम अक्रॉस सो मेनी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, ऐसा बोलते हैं। आपका अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कौन सा था? सर 2012 में हम लोग, मैं, इब्राहिम और गुरु, हम लोग तीन लोग लद्दाख राइड कर रहे थे, लेह लद्दाख। तो अच्छा। हैदराबाद से हम लोग पहले वॉन्डरर्स थे जो वहाँ जा रहे थे। हम लोग के दिल्ली चैप्टर वाले लोग ऑलरेडी वहाँ पर जाके आ चुके। तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो खारदुंगला उस टाइम पे थी, वहाँ पर एक जाना एक हर बाइकर का वर्ल्ड ओवर ग्लोबली सबका एक सपना है। और आपको तो पता है नवीन सर कि कितने लोग बाहर से भी आते हैं ये एडवेंचर पूरा करने के लिए। वो बोलते हैं ना, जो मेक्का ऑफ मोटरसाइकिलिंग वो उधर है। आजकल तो उमलिंगला चल रहा है और आगे भी बहुत सारे पासेस है जो अपनी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन आर्मी है, वो लोग वहां पर सिविलियंस के लिए खोलेंगे आगे चल के। अभी तो खैर उमलिंगला है जहां तक मेरे को पता है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो उस दौरान क्या हुआ था सर, एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। तो हम लोग कश्मीर में घुसने के पहले, जो हम लोग के पहले दिल्ली वाले दोस्त लोग थे, वो लोग ने हम लोग को बताया था कि आप जैसे ही कश्मीर एंटर करोगे, वहां पर ना कोई भी पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशंस में किसी के साथ में नहीं आना और किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है सब चीजों के बारे में। और अपन ट्रैवलर है सर, तो अपना काम है बस जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ जाओ, रास्ते में जो कुछ भी है वो पूरा एंजॉय करो। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, चाहे आगे फिर कब मौका मिले पता नहीं। तो हम लोग ना ठीक है, कोई हम लोग प्रॉब्लम वैसे भी करते नहीं। तो हम लोग, और वैसे भी पूरे एकदम यंग थे सर, तो जा रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर। तो हम लोग सोनमार्ग पहुंचे सर। हम लोग का रास्ता था कश्मीर से कारगिल, सोनमार्ग से जो जोजिला पास है वो सब वैसा होकर जाने का था। और हम लोग का आउट जो रिटर्न था वो मनाली साइड था। तो ये पूरा लेह लद्दाख सर्किट पूरा हो जाता था उसके अंदर। तो जैसे हम लोग सोनमार्ग पहुंचे, वहाँ पे हम लोग शाम के टाइम पे 4 o'clock के टाइम पे डिनर करने के लिए रुके थे एक होटल पे, एक ढाबा था बेसिकली। तो वहाँ पर खाए के जो भी उधर का खाना एकदम कश्मीरी जो वाजवान स्टाइल होता है, कुजीन, ये भी आपको बहुत चीजें टेस्ट करने मिलती है और वो भी एकदम ऑथेंटिक। जब आप गाँव से गुजरते हो, छोटे मोटे ढाबे या फिर रेस्टोरेंट रहते हैं, तो वैसे हम लोग वहाँ पर एक जगह रुक गए थे। तो लास्ट में मैं बिल पूछा, बिल करके जो भाई दिया, मैं उनको पैसे दिया काउंटर पे, और उन्होंने मेरे को एक 50 रुपीज की नोट के ऊपर गो बैक टू इंडिया लिख के दिया। तो मेरे को एकदम मैं सदमे में आ गया। मैं बोला, भाई ये क्या है? बोले कि नहीं आप जहाँ से आए थे वापस चले जाओ। मैं बोला, ये हम तो सब एक ही हैं यहाँ पर, वी आर ऑल इंडियंस, यू नो। आप नहीं हम लोग इंडिया में नहीं है, ये वो करके। मैं बोला, भाई ये तो एकदम बहुत डेंजर हो गया एकदम सिचुएशन। मैं बोला चलो निकलते हैं यहाँ पर से। सर उधर से एक हार्डली हम लोग 1 किलोमीटर मूव हुए, भयंकर टॉरेंशियल रेन स्टार्ट हो गए थे और उसमें हम लोग को आगे जाने का तो चांस ही नहीं था। और जोजिला पास के ऊपर आपको जाने के लिए टाइमिंग्स है, वहाँ पर आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी टाइम पे नहीं जा सकते। तो वहाँ पर हम लोग एक जगह झाड़ के नीचे या फिर एक दुकान के शेड के नीचे खड़े हुए थे, पूरा एकदम सोप्ड। और उसी टाइम पे हम लोग को एक चिच्चा मिले, अंकल, एक थोड़े उम्र के थे चाचा। और चाचा हम लोग को पूछे कि आप लोग रात में कहाँ रुकोगे? तो हम लोग बोले हमको पता नहीं है, और लगता नहीं हम लोग यहाँ टेंट पिच कर पाएंगे कहीं, क्योंकि हर जगह कीचड़ हो जाता है। तो पता नहीं हम लोग, और वो टाइम पे आपके पास में स्मार्टफोन्स ज्यादा थे भी नहीं कि आप आजू बाजू सर्च कर सको किधर रुक सकते हैं। तो उन्होंने हमको एक मदरसे में हमको अपॉर्चुनिटी दी सर, रात रुकाया उधर। इतनी भयंकर बारिश थी, हम लोग तो सोच रहे थे हमारा प्लान तो वैसे भी कैंसिल हो गया। तो ये एक ही जगह के, यू नो, 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। हम लोग वही एरिया में, हम लोग सोनमार्ग में थे, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया। दूसरा वाला, उन्होंने चाचा हमारा इतना ख्याल रखे, हम लोग को रात में चाय वाय पिलाए, उन्होंने वहाँ की जो कश्मीरी चाय होती है, सुबह में भी हम लोग को चाय वाय पिलाए। इतना हम्बलनेस था वहाँ पर, इतना क्लोजनेस था उनके साथ में हम लोग को ऑल ऑफ अ सडन। और ये एक एक्सपीरियंस था विच इज ऑन द रोड एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग जर्नी हमारी चली रही थी। ये बहुत मेरे दिल के करीब है एक एक्सपीरियंस, कि दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं,
बस डिपेंड करता है आप किन से मिल रहे हो। और लेकिन एक बंदे के ऊपर आप बाकी पूरे बंदों को ऐसा ये सब ऐसे ही करके नहीं बोल सकते, वो तो सही बात है। सही है, सही है। और आपने हाईवे पर कोई अनएक्सप्लेन्ड या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस फेस किया क्या कभी? नवीन जी, ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक बाइकर को बहुत डराता है सबसे पहले, स्पेशली जब आप सोलो राइड करते हैं, वो भी रात में। दिन के टाइम में तो फिर भी आप लोग दिख जाते हैं आपको, लेकिन रात के टाइम पे बहुत। और जब भी आप कोई ढाबे पे रुकते हो, आपके पास में बहुत टाइम है स्पेंड करने के लिए, और आजू बाजू खटिया पे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या क्लीनर्स होते हैं या फिर ढाबे वाले खुद, आप उनसे ये टॉपिक छेड़ दो, आपके पास में इतने किस्से मिलेंगे। और सेम हमारी बाइकिंग कम्युनिटी में भी अप्लाई करता है, जब हम लोग सब जने कोई एक बड़ा इवेंट होता है वहाँ पर मिलते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सब लोग मिलकर शेयर करते हैं अपना अपना एक एक्सपीरियंस। तो इसमें से क्या हैलुसिनेशन टाइप का होगा या फिर किसी ने कुछ देख लिया जो नहीं होगा वहाँ पे। अक्सर होता क्या है, हाईवे बहुत डेंजर जगह है, वहाँ पर आप देखते हैं कि तकरीबन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स, इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये सब। तो हम लोग का, मेरा जो एक वन ऑफ दी एक्सपीरियंसेस है, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि जब से मैं सोलो राइड करना चालू किया हूँ, खासकर मैं रात में निकलता हूँ, मेरा ऑफिस का शिफ्ट खत्म करके मिडनाइट ये टाइम पे। घर में मम्मी डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपना एक एडवेंचर है, ठीक है। तो ये हुआ क्या था, हम लोग 2013 राइडरमेनिया जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद में हम लोग का पूरा क्लब एक 25-30 लोग थे हम लोग। तो हम लोग वहाँ से प्लान किए थे कि राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे करके। तो जोधपुर हो गया, सैम ड्यून्स हो गया, आपको फिर कभी मौका मिल जाए अपने को लाइफ में, पता नहीं। यहाँ तक तो आ गए हैं दिल्ली तक, तो उसके आगे भी अपन चलो एक्सप्लोर करते हैं। और ये था जनवरी फरवरी का टाइम, तो ठंडी भी एकदम कड़ाके की थी। हम लोग इतना यूज्ड टू नहीं है, जो लोग साउथ में हैं और जो दूसरे बाइकर्स या फिर बाइकर्स के पेरेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, वो पक्का अग्री करेंगे। जो हम लोग के भाई लोग हैं मद्रास से, बैंगलोर से, हैदराबाद, आंध्रा, तेलंगाना, ये साइड के, हमको नॉर्थ की सर्दी थोड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना, वो चुभती है एकदम। तो उसके साथ में प्रिपरेशन ज़्यादा लग के चलना पड़ता है। तो हम लोग का हुआ क्या था, और सर एक और एक चीज़ है कि आप नॉर्थ में सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको राइड प्लान करना पड़ता है, स्टॉप्स कम करना पड़ता है, ताकि आप आगे तक जा सकें विजिबिलिटी में। या फिर बाद में फिर फॉग का भी प्रॉब्लम आता है। तो हुआ क्या सर, हम लोग वहाँ से दिल्ली से राइड पे निकले, और उसके बाद में बाइकिंग आप करते हो जब आप ग्रुप सेटअप में चलते हो, क्लब सेटअप में, तो आपको होता है एक लीड जो कि इंजन है आपके पूरे कॉन्वॉय का, वो जहाँ जाता है हम भी वहीं जाते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी है अपने को सेफ एंड साउंड एंड सेफ जो भी जगह है, विदाउट कोशिश रहती है कि हम कहीं गलत रास्ता ना भटक जाएं। वो टाइम तो मैप्स भी नहीं थे, बस हम लोग वो माइलस्टोन्स देख के या बोर्ड्स देख के चल रहे थे। तो एक लीड होता है, एक टेल होता है। टेल इज द लास्ट पर्सन इन द कॉन्वॉय, तो सबसे पीछे जो रहता है। लीड में तो हमेशा हमारे क्लब के जो फाउंडर है ललित सर, उन्होंने रहते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल राइडर, और ही नोज ओवरटेकिंग कैसी करना है। और हम लोग के हैंड सिग्नल्स रहते हैं, 2 फाइल, 1 यानी 1 फाइल, एक के पीछे एक चलने का, या फिर कुछ सडनली रुकना है तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि ग्लोबल यूनिवर्सल बाइकर साइंस है। तो हम लोग वहां से निकले, हम लोग का प्लान था कि एक 300-350 किलोमीटर हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। एक तो ब्रेक डाउन हो गए थे, गाड़ी पंचर हो गए थे, तो सबको रुकना पड़ा। तो इसी के साथ से हुआ क्या, शाम जल्दी हो गई, अंधेरा हो गया। और तो लीड के लिए तो हम लड़ाई कर नहीं सकते, लेकिन टेल के लिए हम लोग की हमेशा लड़ाई रहती थी कि मैं करूंगा। वो पीछे से जो व्यू रहता है सर पूरे कॉन्वॉय का, आप डबल फाइल में जा रहे हो या सिंगल फाइल में जा रहे हो, जो पूरी गाड़ी सांप की तरह जाती है, पूरे लोग जाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और टेल में आपकी जिम्मेदारी भी है, कोई रुकेगा किसी भी चीज के लिए, बायो ब्रेक हो गया या फिर उनको कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो लोग जब साइड में रुकेंगे आपको उनके साथ रुकना है, ठीक है। अच्छा। तो ये जिम्मेदारी के पोजीशंस है एक क्लब में। तो हुआ क्या, हम लोग एज यूजुअल राइड स्टार्ट होने के पहले हम लोग सब लड़ाई कर रहे थे कि मैं पीछे रहूंगा, मैं पीछे रहूंगा, मैं पीछे रहूंगा। और वो टाइम पे हम लोग के साथ में 2 अंग्रेज भी थे, ठीक है। वो लोग यूएस कॉन्सुलेट यहाँ हैदराबाद में काम करते थे। अच्छा। तो वो लोग भी हमारे साथ में राइड करते थे, ये पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हम लोग ना लास्ट में हम लोग 2-3 लोग मिलकर लड़ाई कर रहे थे। फिर हुआ क्या, जैसे ही शाम हुई, यानी 7:30 हुआ, 8 o'clock, हम लोग को सर्दी लगना चालू हो गई बहुत सबको। और हाथ जैसे पुराने ग्लव्स वो कंपैटिबल नहीं थे वो सर्दी झेलने के लिए। तो अच्छा। हम लोग ब्रेक्स बहुत ले रहे थे, ढाबे पर रुक रहे थे, वहाँ हाथ गर्म कर रहे थे, कोई लोग आग लगा के बैठे हुए थे, तो उनके साथ में हम लोग अभी आग सेक रहे थे। तो ये राइड में सर ऑल ऑफ अ सडन मैं सेकेंड लास्ट चल रहा था, यानी मोटरसाइकिल पे, मेरे पीछे टेल थे।
तो अच्छा। वो भाई साहब मेरे पास में आए राइड के दौरान ही, बोले कि इशारा करे कि मेरे को तू टेल कर ले। मैं फुल एकदम खुश, एकदम एक्साइटेड, अरे मेरे को टेल का मौका मिल गया, वो भी रात के टाइम पे, जबरदस्त यू नो। तो मैं फॉल बैक कर लिया, उनके पीछे आ गया, अच्छा। वो चल रहे हैं, हाँ। उन्होंने एक को ओवरटेक करा, दूसरे को ओवरटेक करा, तीसरे को ओवरटेक करा, और वहां एडजस्ट हो गए वो, 3-4 Right. बंदों को आगे छोड़ के चले गए। हाँ। मैं जा रहा हूँ, अच्छा मैं बोला ठीक है, अपन ही है अभी टेल के ऊपर, गाड़ी हम लोग की चल रही है सर एक 60-65 की स्पीड पे, सब रॉयल एनफील्ड, क्योंकि हम लोग का एक्सक्लूसिव रॉयल एनफील्ड क्लब है। पूरे गाड़ियों के थंब सुनाई दे रही है, डट 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 डट, वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है। आप लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना है वैसा। जरूर जरूर करेंगे। हाँ। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैं गाड़ी चला था, मैं रेयर व्यू मिरर में मेरे को ऐसा लगा कि पीछे से कोई लाइट आई ऑल ऑफ अ सडन, कि कोई आ रहा है फास्ट एकदम ओवरटेक करने के लिए। मैं रेयर व्यू मिरर में देखा, मैं सामने देखा, फिर रेयर व्यू में देखा, वो गायब हो गया। मैं सोचा कि कोई शायद गाड़ी आ रही थी, वो लोग ने कहीं स्टॉप ले लिया, बायो ब्रेक हो सकता है या कुछ भी। और इस टाइम पे पूरा अंधेरा है, ठीक है ना, थोड़ा फॉगी अच्छा। फॉगी चालू हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं उसके अंदर, सर्दी बहुत है, ठंड एकदम, ज्यादा तेज चला भी नहीं सकते गाड़ी। तो उसके बाद में मेरे को एक 5 मिनट के बाद में ऐसा दिखा कि मेरे को मेरे साइड में कोई उड़ के आ रहा है, एकदम है ना, पैरेलली उड़ रहा है मेरे साथ। तो मैं एकदम घबरा गया वो देख के। मैं बोला कि एकदम शायद हालुसिनेट कर रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, पता नहीं, यू नो, आप हेलमेट को नॉक करते हो 2-3 बार, अपने आप को थोड़ा जगाने की कोशिश करते हो, Activate क्योंकि करने के अक्सर लिए, हाँ। होता है, हाँ, अच्छा। राइड में ऐसा होता है। आप एक जगह उसको बोलते हैं फोकस लॉक या ऐसा कुछ टर्म है, वहीं आप लॉक हो जाते हैं, आप सोच में चले आते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि आप रियलिटी में क्या हो रहा है वहां सामने, ठीक है। तो ये सब होता है, बहुत ही कॉमन चीजें हैं, उसके लिए आपको मेडिटेट ये सब करना पड़ता है, आगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि साइड से कोई मेरे साथ में पैरेलली चल रहा है, और मैं जब लेफ्ट में देखा, वहां पर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ कि कोई है, और हम लोग सब जने सोलो थे, कोई डबल नहीं था, डबल सवारी। और मेरे को फिर बाद में ऐसा फील हुआ कि गाड़ी पे कोई पीछे बैठा हुआ है, और गाड़ी थोड़ा भागने में दिक्कत आ रही है एकदम। मैं सब चल रहे हैं 4th गियर पे, मेरी भी 1976 रॉयल एनफील्ड थी वो टाइम पे, और मैं भी गियर चेंज कर रहा हूँ, मैं 3rd यू नो सेकंड एंड ऑल। तो मेरे को जब वो हैवीनेस फील हुआ, मैं एकदम घबरा गया, मैं गया गाड़ी सीधा भगा के फुल थ्रॉटल सीधा लीड के पास में, बोला सर ब्रेक के लिए रुकिए, मेरे को लगता है शायद नींद आ रही है, बाकी बंदों को भी नींद आ रही है। अब जब अपन डर में है तो ऐसा बोलते हैं, अपन को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है पहले पहले कि डर लग रहा है करके, लोग क्या सोचेंगे ऐसा। तो जैसे ही हम लोग, सर को मैं बोला एक 5-10 मिनट्स के बाद में, मैं वैसे ही बीच में ही घूम रहा था एकदम, मैं पीछे गया नहीं फिर से। तो सर एक आगे ढाबा आया था, वहां पर रोके, बोले कि एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, किसको बायो ब्रेक लेने का है, चाय वाय पीनी है तो पी लो, हाथ वाथ सेकना है तो सेक लो, हम लोग फिर इसके बाद में निकलते हैं। तो जैसे हम लोग वो ढाबा पहुंचे, वहां पे वो ढाबे वाले एकदम लोग एकदम सरप्राइज हो गए, एकदम अचंभित थे कि ये लोग इतने सारे लोग एकदम कहाँ से आ गए बोल के। तो जो वहाँ पर एक पांडब्बा था, हम लोग वहाँ ठहर के बात कर रहे थे सब 2-3 दोस्त, और पांडब्बे वाला हम लोग को पूछ रहा था कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, ये रोड क्यों लिया आपने, ये स्टेट हाईवे, आप नेशनल हाईवे ले लेते, वो बेटर है। बोला भाई यहाँ पर रोड पे कोई एक इंसान की जात नहीं है, कोई जानवर नहीं है, एकदम सुनसान रोड है, आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, पीछे से कोई गाड़ी नहीं है। बोला है क्या आखिर ये, बोलते नहीं ये थोड़ा वो टाइप की रोड है। मैं बोला किस टाइप की रोड है भैया, बोलते नहीं यहाँ थोड़ा वो ना, लोग को बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इसके लिए इधर लोग पसंद नहीं करते आना। तो मैं बोला आप खुल के बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मैं बोला 10-20 रुपए जो है उनको मैं दिया, वाला भैया जो है आप क्लियरली बोलो, हमको पता नहीं, बहुत बंदे डरे हुए हैं यहाँ पे राइड पे। तो उन्होंने हम लोग को बताया फिर कि ये रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, और लोग जो लोग एक्सीडेंट में बच जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली कार में जा रही है नॉट, वो लोग बोले बहुत लोगों को कि ये एक लोकल चीज है जो सबको पता है, रात में जब अंधेरा हो जाता है, सूरज ढलने के बाद में ये रोड के ऊपर ज्यादा लोग आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कुछ लोगों को ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वो लोग घबरा के ना एकदम डर के मारे एक्सीडेंट हो जाता है उनका। तो जब मैं सुना तो मैं ठीक है, मैं पूछा कि भाई अगर ऐसे ही कुछ है यहाँ पर, वो चुड़ैल उड़ेल का लफड़ा जो रहता है, तो मैं बोला फिर आप लोग को यहाँ डर क्यों नहीं लगता। वो भाई बताया कि देखो ये हमारी पूरी ढाबे को इंक्लूडिंग इस पांडब्बा, वो पूरा पता नहीं कुछ को एक मुग्गू टाइप का डाला हुआ था, वो बंदिश टाइप का। तो मैं तो ये सब चीजों पे पहले यकीन नहीं करता था नवीन जी, लेकिन वो जब उन्हें बताया मेरे को पता नहीं कुछ के तोटके लगे हुए हैं, मैं बोला भाई साहब अपन कहीं डेंजर जगह ही आ गए यहाँ पर हाईवे के ऊपर। फिर बाद में जो बंदा सबसे पहले टेल कर रहा था ना, जो मेरे को आके बोला कि तुम कर लो, वो एकदम सोच में सदमे में बैठा था, चाय पीते पीते एकदम अकेला। तो मैं उसको जाके पूछा, बोला भाई तू क्या देखा। वो बोला कि एकदम मेरी तरफ देखा, भाई तेरे को भी दिखा क्या। मैं बोला मेरे को ऐसा फील हुआ भाई कुछ की एक्स्ट्रा कोई चीज अपने साथ में चल रहा है। अपन एक 25-30 है, लेकिन 31 साल भी कोई चीज है
वो क्या है हमको नहीं मालूम, क्योंकि बराबर से देख नहीं पाए, लेकिन कुछ तो था हमारे साथ में। वो बोला कि मेरे को भी सेम टू सेम लगा भाई, एकदम ऐसी वियर्ड अजीब सी फीलिंग आई। इसके लिए मैं सोचा कि मैं शायद हालुसिनेट कर रहा हूँ, मैं आगे चले गया। तो तेरे को भी हुआ तो ये सच्ची अच्छा। होगा। फिर मैंने उसको पान वाले भैया ने जो बताया डब्बे ने, उनकी बात, उनका जो स्टोरी थी उनको सुनाया। फिर हम लोग ने पता है क्या किया लास्ट में सर, क्योंकि अब आगे तो जाना है, या किसी को बोल नहीं सकते, सब लोग डर जाएंगे। हम लोग ने वो जो दो हम लोग के अंग्रेज भाइयां थे या यूएस कॉन्सुलेट से, उनको टेल पे रख दिया। उनको बोला कि आप अच्छा। पीछे चलो, शायद उनको ये एक्सपीरियंस ना हो। तो वैसे करके हम ये राइड पूरी करे। तो ये एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था सर। वैसे तो किस्से बहुत हैं, दूसरों से भी बहुत कुछ अच्छा। सुने हैं, लेकिन ये एक था जो मैं चाहता था कि आपसे और व्यूअर से शेयर कर सकूं। एब्सोल्युटली। और ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके माइंडसेट को कैसे अफेक्ट करते हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया कि लोग क्या सही है क्या नहीं है वो डिसाइड करने में मुश्किल हो जाती है। यानी आप जब राइड कर रहे हो, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, जब आपके साथ में एक ग्रुप होता है तब थोड़ा इजी है ये सब चीज़ मैनेज करना, कि आपको आप देख रहे हो आपके साथ में लोग हैं, सामने चल रहे हैं नॉल, या पीछे आपके लोग हैं जो गाड़ी चल रहे हैं। जब आप अकेले होते हो, ये सब चीज़ें आपके दिमाग पे ज़्यादा असर करती है। तब आपको सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि आप कितनी देर से गाड़ी चला रहे हो, लास्ट ब्रेक आपने कब लिया था। आप कहीं ढाबा दिख रहा है तो वहां पर आप रोक के आप पानी वानी चाय वाय पी के जरा वो कर लो। यूजुअली टारगेट फिक्सेशन, या फिर लोगों के जो बोलते हैं ना गाड़ी चलाते चलाते सो जाते, या फिर कुछ देख लेके एकदम पैनिक में आ जाते, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है आपका माइंडसेट। क्योंकि ये आपको यकीन करना मुश्किल हो जाता है वेदर आप जो चीज कुछ देख ली है ऐसा हाईवे के ऊपर वो सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रात में देख रहे हैं कोई एक औरत चल के जा रही है एकदम वो शादी के कपड़े पहन के हाईवे पे आउट ऑफ नोवेयर, एकदम अंधेरी सड़क के ऊपर जहाँ कोई नहीं है। आप अपने आप से पूछोगे कि ये औरत कहाँ है। सबसे पहले आप लॉजिकल रीजनिंग करोगे खुद से कि शायद कहीं आसपास गांव में शादी हो रही है और औरत जा रही है, लेकिन रात में इस टाइम पे क्यों जा रही है, और ये सब पूरे लाल वाल कपड़े पहन लेके घूमने का क्या शॉट है, और एकदम अकेली कैसा हिम्मत करते हैं। कोई डरा रहा है तो क्यों डरा रहा है, शायद आगे कोई रोकता होगा मेरे को इसके चलते कि लोग डर के मारे आके कहीं क्रैश कर ले तो आके उसको लूट लें। तो ये सब जो चीजें हैं अपने को मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है आजकल। इट्स नॉट ओनली फिजिकली आपको फिट रहना है, या मेंटली भी आपको ये सब चीजों को प्रोसेस करने के लिए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट, एंड गिव योरसेल्फ अ लॉजिकल चेक एंड रीजनिंग, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये वेटेज है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, अच्छी बात। और आप अब तक कितने किलोमीटर कवर किया आप राइडिंग में? सर मैं तकरीबन लोग जो मैं जिनसे सुनता हूँ सर, मेरे तो गाड़ियों में इशू क्या था सर, ये स्पीडोमीटर का केबल, क्योंकि पुराने गाड़ियों में वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता था उसका, उसके जो नीचे गेयर होता है इसके अंदर बार बार केबल स्नैप होता था, और मेरे हैंडल बार्स बहुत डिफरेंट होते थे। लोग के नॉर्मल ऐसे होते हैं, मेरे ऐसे, या फिर बड़े बीच बार हैंडल बार, या फिर मैं नीचे जी एप हैंगर जिसको बोलते हैं, तो वो सब चलाने के आते, तो वैसे केबल मिलते नहीं थे, तो वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था किलोमीटर्स। लेकिन सर मैंने मेजॉरिटी ऑफ इंडिया और भूटान और नेपाल ये मैंने घूमा है, और वहां पर भी बेसिकली लोकली भी रेंट करके एक बार फैमिली के साथ में गए थे तो उधर लोकल रेंटल लेके कराया। और यूरोप में सर्बिया में जहाँ पर मैं था उधर भी मैंने बाइक रेंटल करके मैंने वहां पर भी अच्छा घुमा है। तो लोग बोलते हैं सर 1 लाख किलोमीटर ऐसा एक स्टैंडर्ड रहता है लोगों के, ऐसा राइडिंग वेस्ट के ऊपर पैचेस भी रहते हैं 1 लाख किलोमीटर। तो मे बी मैं शायद वो कैटेगरी में हूँ या नहीं हूँ। किलोमीटर्स नेवर मैटर्ड सर, जो एक्सपीरियंस है जो रोड का अपन लेते हैं ना वो मैटर। और सबसे जरूरी चीज, आई सर्वाइव्ड इट एंड आई एम स्टिल हियर, वो एक चीज है मेरे में। लक है, बड़ों का आशीर्वाद है, और दोस्तों का प्यार है। अपन अच्छे अच्छे चीज़ा भी देखे, बुरे बुरे भी देखे, वो एक्सपीरियंस से फिर भी अपन बच के निकले। मैं सोचता हूँ जो बंदा एक 500 किलोमीटर भी चलाया होगा अपने करियर में और सेफली चलाया होगा, जो एक्सपीरियंस उसने लिए हैं वो आप वैल्यू नहीं कर सकते उसको, यानी वो पैसों से बहुत ऊपर। राइट। नहीं, मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि राइडिंग इतनी एडिक्टिव क्यों होती है ओह इसलिए ये जानने के लिए मैंने पूछा था। सर आपको एक ड्रग से कम नहीं है ये, ठीक है ना? आप बोले थे ना नशा सक्सेस जी बिल्कुल, सक्सेस का नशा है, राइडिंग भी एक बहुत बड़ा नशा है सर। इसके अंदर लोग अकेले आते हैं, जैसे एक बंदा सोलो ट्रैवल करता है, जैसा कि समझ लीजिए उसका गांव है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी गाड़ी चलाता है, ये वो हेलमेट वेलमेट पहना हुआ है, राइडिंग गियर पहना हुआ है, तो हम लोग उसको हमारा भाई सोचते हैं, कितना भी स्ट्रेंजर ही रहना।
उसको कुछ परेशानी है, तकलीफ है, वो रुका हुआ है, तो हम भी उसके लिए रुकेंगे, पूछेंगे कि भाई हुआ क्या, तेरे को कुछ मदद कर सकते हैं, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल देंगे। ये ब्रदरहुड अपने इंडियन कम्युनिटी में वो तरीके का है। तो ये जो एडिक्शन है सर, बंदा चालू करता है अकेला, लेकिन उसको वही एक जर्नी में इतने लोग मिलते हैं जो सेम माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो लोग भी उसकी तरह ही पागल होते हैं जो एडवेंचर क्रेजी है, और वो लोग को बहुत फैंसी लगता है मोटरसाइकिल पे राइड करना, क्योंकि ज्यादातर लोग बस, ट्रेन या फ्लाइट या तो फिर कार में घूमना पसंद करते हैं जल्दी इजी कम्यूटिंग के लिए। लेकिन जो ये लोग को जो ये मोटरसाइकिलिंग का कीड़ा काटा हुआ है, उनको बहुत मुश्किल है सर। उन्होंने आप कितना भी दूर रहने देंगे, आप बोलिए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वो पहले दिमाग में वही आएगा कि मेरी मोटरसाइकिल तैयार है या नहीं है। तो हाँ, ऐसा हुआ है जबलपुर में, तो मेरा ननिहाल है एमपी में, वहाँ पर शादी है, और मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ, मम्मी वो लोग सब लोग ट्रेन के टिकट्स वो सब बुक कर रहे हैं। मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ कि मोटरसाइकिल के ऊपर मेरे को फर्स्ट ब्रेक कहाँ लेना है, नागपुर या से आगे लखनऊ दोनों आगे निकल जाऊँ, या सीधा जबलपुर ही मार लूँ, 792 किलोमीटर कुछ है। तो ये जो एडिक्शन है, पैशन है सर मोटरसाइकिलिंग को लेके, ये एक आपको सेंसरी फील गुड फैक्टर भी कराता है। जैसा लोग बोलते हैं कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, इट्स अ हैप्पी फीलिंग व्हेनेवर आपको मोटरसाइकिल चलाते समय वो हवा मुंह पे लगती है, वो वेदर फील होता है, आप दूसरे लोग को देखते हैं, कहीं आप ब्रेक लेते हैं तो लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे पूछने के लिए 2 मिनट में कि आप किधर से आ रहे हो और किधर जा रहे हो और कितना माइलेज देती है ये वो ये सब एक एक्सपीरियंस है सर, एक जर्नी का। और मेरे हिसाब से तो सर मैं जो पर्सनली समझता हूँ ये एडिक्शन क्यों है, आप एक बार अंधेरे में गाड़ी चलाना, फुल मून में नाइट में गाड़ी चलाना, और वो सनसेट्स चेस करना, और उसके बाद में जो सनराइज रहता सर एक ऑफ बीट लोकेशन पे जहाँ पर हर कोई नहीं जाते, वो हाईवे से कट के रोड कहीं अंदर जा रही है, गूगल मैप पे आप देखें या फिर इंस्टाग्राम में किसी की रील देखे कि यहाँ पर एक लोकेशन है जहाँ पर से आपको वाटरफॉल दिख रहा है, या फिर सुबह में सनराइज का व्यू बहुत अच्छा है। ये सब चीजें एक बार आपको लग गई सर, वो छुड़ाना मुश्किल है। सेम चीज जो ट्रैकिंग करते हैं और जो लोग कार भी 4x4 वो सब ड्राइव करते हैं सर, उनको भी यही एक बहुत बड़ा एडिक्शन होता है, और बहुत मुश्किल है इससे पीछा छुड़ाना आपको। अच्छा, राइट। और आगे बढ़ते हैं, आप सोलो राइड्स भी करते हैं ना, सोलो लॉन्ग राइड्स जी। ये सोलो लॉन्ग राइड्स के लिए आप मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन कैसे करते हैं आप? क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए ना, लाइक आपका डाइट क्या प्लान करते हैं आप? हाईवे पे जो मिला वो खाते हैं, नहीं तो आप प्रिपेयर्ड प्रिपरेशन करके जाते हो, उसके बारे में बता दीजिए। सर नवीन जी, ये बहुत जबरदस्त सवाल पूछे आप, ये ज्यादातर कोई पूछते नहीं, इसके बारे में कोई सोचते नहीं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे जो सोलो राइड्स या फिर लॉन्ग राइड्स विद द क्लब ऐसा कुछ होते हैं सर, उसके अंदर मैं सबसे पहले एक 10-15 दिन पहले से ही मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं रेगुलर एक्टिव बंदा नहीं हूँ जिम में जाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, लेकिन आप जब लॉन्ग राइड करते हो तो आपका बैक बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है, आपकी फिजिकल जो पूरी हेल्थ है, ताकि जब आप हाईवे पे जाते हो, कहीं भी खाना खाना पड़ता है आपको, अगर कुछ मिल जाए, नहीं तो फिर आप प्रोटीन बार्स के सहारे हो। तो ये सिचुएशन में आपको अपना गट जो है बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं आपको हाईवे पे, इवन तो बहुत लोग दाल रोटी या फिर अंडा भुर्जी और रोटी खाना पसंद करते हैं, हम लोग जो होते हैं यूजुअली बाइकर्स, फिर वो चिकन विकन पनीर वगैरह खाएंगे तो वो आगे जाके पता चलेगा 10-12 घंटे के बाद में कि बराबर था या नहीं था, और वो बहुत मुश्किल हो जाती है हाईवे पे, ये सब डायरिया खासकर, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, वॉमिटिंग से बहुत मुश्किल होता है गाड़ी चलाना, तो आपका पूरा प्लान वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो फिजिकली मैं एक 10-15 दिन पहले से स्टार्ट करता हूँ। लाइट स्ट्रेचेस जो रहते हैं अपने घर में, हम लोग वार्म अप जो एक्सरसाइजेस करते हैं वो, और क्या बोलते हैं बैक के लिए, हाँ, पूरे स्ट्रेचेस जो हैं। और मेनली सर ये फिजिकल के अलावा भी आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसा ने आपने मेंशन किया है, मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मेंटल प्रिपरेशन जी, तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपको बिकॉज जब आप राइड कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी काम, अदरवाइज रोड रेज ये वो बहुत कॉमन है सर, वो तो सिटी में ही हो जाते हैं आपके। जैसे आप घर से निकले 5 किलोमीटर में कोई ना कोई सामने आएगा, गाड़ी आपको लगा देगा, तो यू हैव टू बी वेरी काम। इट्स ओके, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल एक्सेप्ट द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले अपनी बॉडी अपने लिए जरूर, इसके लिए उसके लिए हेलमेट, राइडिंग गियर, वो सब हम लोग बहुत स्ट्रेस करते हैं। आप गाड़ी मत खरीदिए, लेकिन पहले राइडिंग गियर खरीदिए, क्योंकि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट सेव्स योर लाइफ। और मेंटल इसके लिए आपको हो गया जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है सर,
वो मैं करता हूँ राइड के 15-20 दिन पहले। बाकी साल तो नॉर्मली चलता है मेरे को ऐसे ही कुछ छोटे मोटे राइड जो संडे होते हैं उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर आपको मेंटली फोकस रखने के लिए राइड के ऊपर। क्योंकि होता क्या है सर, जैसे जैसे जो राइड का डे, आपका जो डी डे हम लोग कहते हैं, वो पास आते रहता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, आपका एक्साइटमेंट बढ़ता है, आपके बॉडी में एड्रेनालिन रश रहता है कि मैं ये सब करूंगा वहां पे, मैं ये सब जगह जा रहा हूं, तो आई हैव टू कवर ऑल दिस, आई हैव टू हिट दैट 700-800 किलोमीटर्स इन अ डे, 12 आवर्स या 13 आवर्स में जो भी आप कवर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों से आपको नींद नहीं आती। और खासकर मेरे साथ में तकरीबन जितने भी बाइकर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे और या देख रहे हैं, वो लोग अग्री करेंगे कि राइड के एक दिन पहले तो नींद आना बहुत मुश्किल। वो आप मुश्किल से अपने आप कोशिश ढकलते हो कि भाई सो जा थोड़ी देर, और वो 1 घंटे की नींद ही मिलती है आपको लास्ट में, फिर अलार्म बज जाता है एंड यू आर लाइक ऑलरेडी तो आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। और नींद आने के लिए आपको मेडिटेशन, क्योंकि कामनेस मेंटली बहुत ज़रूरी है, और ये आपको हेल्प करता है सर ये प्रिपरेशन। बेसिकली मैं तो ऐसे ही करता हूँ राइड्स के लिए। अमेजिंग अमेजिंग। और राहुल जी अब तक 40 मिनट ऐसे उठ गए, इतना डीप था कॉन्वर्सेशन, इतना अद्भुत था, इतना शानदार था। अब समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके और थोड़ा सफाई सब करने का। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। ओके सर, श्योरली रेडी। ओके, पहला सवाल दूसरा रैपिड फायर राउंड में, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो आप क्या लिखना चाहोगे या क्या देखना चाहोगे उधर? सर अगर वैसा एक मौका मिल जाए सर मुझे, मैं हेलमेट सेफ्टी को प्रमोट करना चाहूंगा सर। वो बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते नहीं है, तो हेलमेट सेफ्टी के लिए मैं हर जगह प्रमोशन करना चाहूंगा बड़े बिलबोर्ड के ऊपर। राइट। और अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? एज अ बाइकर मैं कोई बाइकर कोई रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि अपन भी मोटरसाइकिल चलाएं और कोई अपना जो डेट है वो भी मोटरसाइकिल चलाए, या तो 2 अलग अलग गाड़ी पे, या तो एक ही गाड़ी पे आधा रास्ता आप चला आधा मैं चला, ठीक है ना। और एंड शी इज वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स इवन एज अ राइडर आल्सो, ठीक है ना। शी राइड्स वेल एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। वो है गुलपना की। अच्छा, राइट। शी इज epitome of how a strong woman is in our country. So मैं उनको डेट करना पसंद करूंगा। लकीली मैंने उनको मिला था 2023 में उड़ीसा में एक इवेंट था, वो इवेंट पे टाइम पे मिला था मैंने। ओह सर, मेरे को पक्का मौका मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिलूंगा तो मैं पक्का बोलूंगा मैं ऐसा पॉडकास्ट में आपका नाम लिया है करते, या पता नहीं वो शायद जरूर मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा आपको। और अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप? सर एक दिन का प्रधानमंत्री वाला पिक्चर याद आ गया मेरे को अभी ये सवाल से। अगर आप एक दिन का प्रधानमंत्री बन गए तो सर ये नियम मानना है तो मैं सब लोग को एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखवाना चाहता हूँ सर, जो हाईवे पे एक्सीडेंट से वो होते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले, इट्स लाइक एन एजुकेशन। नियम समझ लीजिए सबको मैंडेटरी है, आप ये घर पे अपने एयर हो जाएगा एक 5 मिनट का डॉक्यूमेंट्री कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है, वो आपको डॉक्यूमेंट्री में पता चलेगा। और हेलमेट और राइडिंग गियर हो गया या सीट बेल्ट हो गया, वो कैसा आपको जिंदगी बचा सकता है एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट में भी। तो ये एक मैं मैंडेटरी कर दूंगा, आधे घंटे के लिए सही, एक दिन भी पूरा नहीं चाहिए। सुपर। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? सर ये बहुत ही मैं अभी कनेक्ट कर सकता हूँ। अब किसी फिल्म में बोले तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सट बोल के एक ही जवाब आया, वो है धुरंधर। क्योंकि सर मैं भी एकदम दाढ़ी वाला हूँ, मेरे भी बाल लंबे लंबे थे। वो क्लब में जितने लोग और मेरे फैमिली में जो भी कोई पिक्चर देखने गया मूवी, वो लोग बोले कि भाई हम धुरंधर देख के तेरी याद आ गई वहां पर बोल के। और वो मोटरसाइकिल भी चलाता है सर उसके अंदर मूवी में। तो आई कैन कनेक्ट, और मेरे को वो मौका मिल जाए सर वैसा एक रोल प्ले करने का जो कि एक कल्ट रोल है, बेहतरीन, उससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती मेरे लिए। जी सही। ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। क्या मैं यकीन करता हूँ कि फ्यूचर में यू नेवर नो, आपके ऊपर बायोपिक भी आएगा,
कुछ तो नहीं सर, हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। कुछ नहीं कह सकते सर, लाइफ लाइफ है, कुछ भी नहीं बोल सकते, और मैं कभी भी पॉजिटिव रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच नवीन जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और दूसरा सवाल, अगर आपका जिंदगी एक दिन के लिए किसी के साथ बदलना हो तो कौन होगा और क्यों? ओ, हमारे एक इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है सर, उनका नाम है भरद्वाज दयाला। वो है अच्छा। वाइजैक के असल में। उन्होंने हम्म। अपनी करिश्मा के ऊपर ये पूरा सर्कमफेरेंस जो होता है वर्ल्ड का, वो वाली राइड की थी सर। वाह। बैक बैक इन आई गेस दैट वाज लाइक अर्ली 2000s और 90s में, 2000s आई अच्छा। बिलीव, अर्ली 2000s जहाँ तक मेरे को अच्छा। याद है। एंड सर इज वेरी क्लोज टू मी, टू माय हार्ट, यू नो। और उनकी जो राइड है, जो वर्ल्ड टूर उन्होंने किया है, और जो स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस उन्होंने मेरे को हमसे शेयर किए हैं सर, वो अनबिलीवेबल है। यानी हम तो यहाँ पर एक लोकल अपने इंडियन सेटअप में कुछ शेयर कर सकते हैं। उनका जो था इजिप्ट में और अमेरिका में गाड़ी चलाना, वो स्पीड मेंटेन करना, वो लेन मेंटेन करना एंड ऑल, डेजर्ट में गाड़ी चलाना जहाँ पर 100 मील तक कोई नहीं है आपको दिखने में। मैं उनकी लाइफ जीना चाहता हूँ सर। वंस इन अ लाइफ टाइम वर्ल्ड टूर ऑन द मोटरसाइकिल, लिव लाइफ लाइक दयाला सर। वंडरफुल, वंडरफुल। आप हमें उसे कनेक्ट कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करते हैं उनको। 100% सर। 100%, थैंक यू। और आखिरी सवाल, ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसे कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? सर, इसके अंदर तो हम लोग बाइकर्स ट्रैफिक से बहुत परेशान हैं। तो अगर अगर मेरे में कुछ एक सुपर पावर, या फिर वो बोलते हैं ना आइंस्टाइन ब्रेन, या फिर आइंस्टाइन क्यों बाहर का, अपने तो कलाम साहब का अगर थोड़ा बहुत मेरे में दिमाग आ गया 1.1% भी, तो मैं एक ऐसी मोटरसाइकिल डिजाइन करना चाहता हूँ जो शायद ट्रैफिक में से एकदम हेलीकॉप्टर बन जाए, और यू नो आप सीधा सिटी विटी पूरा ट्रैफिक जोन अवॉइड करके वापस आ जाए, एटलीस्ट एक 5 मिनट के लिए ही सही। तो जब भी सिटी में घुसना रहता है या फिर सिटी से बाहर निकलना पड़ता है एनीवेयर इन इंडिया सर, ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है। कितना भी आप और ज्यादातर जो एक्सप्रेसवेज होते हैं या फिर आउटर रिंग रोड होती है, ये सब कार्स के लिए हैं, ट्रक्स के लिए हैं, 4 व्हीलर्स के लिए, हैवी गाड़ियों के लिए। मोटरसाइकिल वाले को तो सिटी में घुसना ही पड़ता है। तो ऐसा ही कोई यंत्र बन जाए या ऐसी कोई मोटरसाइकिल बन जाए, मैं उसमें, या कोई रिसर्च कर रहा है तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ सर। ट्रैफिक से बाहर निकाल दे बस। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बेहतर आइडिया है। और वो शानदार दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद फिर से हम मेन स्ट्रीम को जाएंगे। और आखिरी सवाल है राहुल जी, अभी उभरते हुए युवा है या यंगस्टर्स है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन जनरल? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि हम लोग के क्लब में भी जब नए बंदे ज्वाइन करते हैं, हम लोग का एक सेशन होता है बेसिकली, जहाँ पर हम लोग उनको बडी करते हैं। यानी जैसा कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में होता है, आप कोई नया बंदा ज्वाइन करता है, उसको प्रोसेस का ऑन जॉब ट्रेनिंग जो भी है उसको प्रोवाइड करते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है सर। आप मोटरसाइकिल चाहे कौन सी भी खरीद लीजिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखना है कि घर पे आपके लोग वेट कर रहे हैं। आपका एडवेंचर जो एक 5 मिनट का एडवेंचर है, जो आप गाड़ी भगाना चाह रहे हैं एकदम स्पीड लिमिट्स तोड़ के, वो कुछ हुआ अगर वहां पर, तो आपके घर वालों को वो आगे की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक एडवेंचर इज ऑल अबाउट रिस्क। आप लोग रिस्क ले रहे हो, बी कैलकुलेटिव रिस्क। सेकेंडली, बिफोर बाइंग अ मोटरसाइकिल, ये तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो आपका बेटा या बेटी जो भी चाह रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस इंटर स्टेट या इंटर सिटी कम्यूट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनको आप मदद कीजिए अच्छा राइडिंग गियर, अच्छा हेलमेट, ये सब दिलाने की। आजकल तो इतना एफोर्डेबल हो गया, इतने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जहां पर आप आपके बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, हैंड पिक कर सकते हो, अपने साइज की चीजें ले सकते हो। अब पहले जैसा नहीं रहा अभी, जहाँ पर हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, कोई चीज़ कोई बाहर से आ रहा तो उससे मंगवाना पड़ता था, इम्पोर्टेड माल जो भी होता था, या फिर चाइनीज़ यूज़ करना पड़ता था। तो आज राइडिंग गियर जिसमें आपको एक अच्छा हेलमेट है, DOT सर्टिफाइड है, ISI है, और कुछ IC यूरोपियन सर्टिफिकेशंस वाले भी रहते हैं सर, वो वाला हेलमेट चीप आपको एक 4-5 हज़ार में मिल जाएगा। तो लोग मोटरसाइकिल पहले खरीदते हैं, उसके बाद में फिर गियर पे इन्वेस्ट करते हैं सर, राइडिंग गियर के ऊपर। वहाँ पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो गई, अब ये राइडिंग गियर एक मेरे को एक 15-20 हज़ार का एक पड़ जाएगा, तो इतने पैसे मैं कहाँ से लगाऊंगा। वो गलत अप्रोच है। सबसे पहले आप राइडिंग गियर खरीदो, उसके बाद में आप मोटरसाइकिल खरीदो। और आप कभी भी प्रिपेयर्ड, अवेयरनेस और प्लानिंग, 3 चीज ये सब कभी नहीं भूलना है। आप अगर बारिश में राइड कर रहे हैं तो मेक श्योर यू कैरी योर रेनकोट, या फिर ऐसा लगता है आपको मानसून से लेकिन फिर भी धूप निकली है, आगे आपको बारिश मिल सकती है, तो वो प्रिपेयर्डनेस, सेफ्टी
और रोड रेज सर सबको रहता है, हम लोग भी एक एज से गुजरे हैं जहाँ पर कॉलेज में हमको भी गुस्सा आ जाता था एकदम सडनली। हो रोड रेज बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है जहाँ पे कार से या फिर ट्रक वालों से, खासकर जब आप टू व्हीलर पे होते हो तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। हर कोई जानबूझ के आपको गिराना नहीं चाहेगा वहाँ पे। वो लोग भी एक तरीके के ट्रैवलर ही है, वो भी चाहते हैं कि वो लोग भी अपना घर पहुंच जाए, या ट्रक वाला चाहता है कि वो भी अपना डिलीवरी करके वापस अपने घर आ जाए, जैसा हम भी चाहते हैं कि हम जो डेस्टिनेशन को जाना चाह रहे हैं हम सेफली पहुंच जाए। तो रोड रेज ये सब एटीट्यूड लोगों को दिखाना और वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करना, व्हीलियां करना, ये सब मैं ये चीज़ के अगेंस्ट हूँ। आप एक गवर्नमेंट से मेरी ये प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दरख्वास्त भी है कि ऐसा एक सेटअप बनाइए सर जहाँ पर आप कंट्रोल्ड सेटअप में आप अपना जो भी है ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं आप, या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर स्टंट बाइकिंग भी एक बहुत बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट है सर। तो अपने इंडिया में भी वो कल्चर है, बहुत सारे बाइकर्स है, नामी बाइकर्स है, वो लोग करते हैं। वो लोग को सीखने के लिए, सिखाने के लिए कोई ऐसा एक जगह दे दे गवर्नमेंट जहाँ पे एक सेटअप, इवन दो यू चार्ज फॉर इट, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग, यू नो, आप कहीं किक बॉक्सिंग की क्लासेस को जा रहे हो या फिर क्रिकेट सीखने जा रहे हो, वैसा ये भी एक ट्रेनिंग का है। आप वहाँ पर उनको मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड करिए, आप उनको दइए, लेट इंडिया शाइन, यू नो। रेड बुल के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर, मॉन्स्टर के इवेंट्स होते हैं उसके अंदर भी हम लोग भी देखना चाहते हैं, हमारे भी बंदे वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये सब 5-6 चीजें हैं सर जो जेंजी के साथ मैं शेयर करना चाहता था। अमेजिंग अमेजिंग, आप बहुत अच्छी चीज बताई आपने। थैंक यू सो मच राहुल जी, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आप इतना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए और बहुत अच्छे इंसाइट्स शेयर करने के लिए। और आपको टीजीवी हिंदी में कॉन्वर्सेशन कैसे लगा आपको? सर मैं असल में ऑफिस में भी मैं प्रोक्योरमेंट में काम करता हूँ, तो और मेरे पूरे जो भी है ऑफिस मेरे जो मेरे एम्प्लॉयज़ है जिनके साथ में मैं काम करता हूँ सब यूएस में, तो इंग्लिश बात कर करके मेरे को ना वो ऐसी आदत हो गई थी। आज हिंदी में वो बात करके जो मज़ा मिला, और मैं कोशिश किया बहुत मेरी, क्योंकि मेरी हैदराबादी भी मेरी है टोन में, बोली में, मेरी हिंदी भी है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, और साथ में इंग्लिश के भी वर्ड्स बीच बीच में आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप ये मुझे मौका दिए यहाँ पर हिंदी में बात करने का, जो अपनी बोलते हैं ना, मेरी तो मदर टंग ही है बेसिकली, और बहुत अच्छा लगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यू नो, और आगे शोज चलें ताकि दूसरे लोगों को भी एक मौका मिले यहाँ पर यू नो बात करने का, और ऑडियंस को मौका मिले सुनने का। सबकी हिंदी अलग अलग है, मेरे को बहुत पसंद है, हर जगह की हिंदी अलग है, जैसे कि स्टेट वाइज भी आप चले जाओ वहाँ की, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं नकल भी अच्छी करता हूँ ये सब दूसरे स्टेट की हिंदी की। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। और हम बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे आपके साथ और आपके राइडर कम्युनिटी के साथ भी। ऑलराइट, तो थैंक यू वंस अगेन राहुल जी, और आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ सबके लिए, लाइक ऑन योर फ्यूचर टू सब एम्बिशन, सब एस्पिरेशंस के लिए गुड लक। हम मिलते हैं जरूर, हम हैदराबाद के हैं, लाइक विल मीट इन पर्सन आल्सो। ऑलराइट जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड राहुल सक्सेना जी के साथ, और आज की बातचीत में ये सिखाती है कि राइडिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये फ्रीडम है, माइंडसेट है, और जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। राइट, राइडिंग सिर्फ सफर नहीं है, ये खुद को समझने का एक तरीका भी है। अगर ये एपिसोड आपको इंस्पायर कर गया तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो ट्रैवल या राइडिंग पसंद करता है। और दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको, सेफ राइड करें, जिंदगी पूरी तरह जिए और एक्सपीरियंसेस के पीछे भागे। तो अब सुनेंगे आज का सामान्य ज्ञान। आज का सामान्य ज्ञान है मोटरसाइकिल्स के बारे में, लेस नोन फैक्ट्स। और पहला फैक्ट है कि पहली मोटरसाइकिल असल में पेट्रोल से नहीं है, स्टीम से चलती थी। और अधिकतर लोग सोचते हैं कि मोटरसाइकिल्स हमेशा से पेट्रोल पर चलती है, बट इंटरेस्टिंगली पहली मोटरसाइकिल जब 1860s में आया था वो स्टीम इंजन से चलती थी, यानी शुरुआत में बाइक्स, मिनी ट्रेन जैसे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। और दूसरा फैक्ट है कि रॉयल एनफील्ड ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चलने वाली बाइक कंपनी है, और बहुत लोग हार्ले डेविडसन को ओल्डेस्ट मानते हैं, बट फैक्ट है कि रॉयल एनफील्ड 1901 से चल रहा है, आज भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में भी है। और इसका मतलब है कि बुलेट सिर्फ भारत में नहीं, हिस्ट्री में भी एक लेजेंड है। ऑलराइट, और
ये था आज का सामान्य ज्ञान। दोस्तों अगर आप खुद ही बाइकर है तो आपका बाइकिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर कीजिए। और अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो स्पॉटिफाई या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं और फिर से हम भामा शिव कुमार जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, अमेजिंग राहुल जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू भामा जी। और दोस्तों टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाने चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।